हेलो एवरीवन। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर वन मैटर इन अवर सराउंडिंग्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये चैप्टर नाइन्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी, आरआरबी, टेक्नीशियन या ग्रेड वन या फिर इवन एसएससी भी, तो ये चैप्टर जो है आपकी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करेगा और साइंस का जो क्वेश्चंस आते हैं आप कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ। देखिए, जैसा कि टॉपिक का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ यही उठता है कि मैटर होता क्या है। भाई, मैटर होता क्या है? तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके अंदर मास हो, वो सब मैटर है, यानी कि पदार्थ है। अगर आज आप अपने आसपास देखोगे तो आपको मैटर नजर आएगा। चाहे वो एक टेबल हो सकती है, चाहे वो वाटर हो सकता है, चाहे वो एक रूम में रखा टेबल, ये सभी चीज क्या होती है? मैटर होती है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हो सकती है। देखिए, इसके अंदर हम चैप्टर में क्या क्या हमारा लर्निंग आउटकम्स होगा, क्या हमारे गोल्स होंगे। हम इसके अंदर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी मैटर की, हम उसके अंदर पहले सबसे पहले एक्सप्लेन द स्टेट्स ऑफ मैटर, जो तीनों स्टेट है उनको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज, आइडेंटिफाई द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस को स्टडी करेंगे। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे मैटर की, और लास्ट में एक्सप्लेन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर जो अट्रैक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। देन फिर जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर के ऊपर, ये सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर आने वाले हैं। यानी कि वीडियो केवल एक ही पार्ट में रहेगी और एक पार्ट में सारे पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर पाएंगे। देखिए, मैटर, देखिए अगर आप क्लास नाइन्थ में हैं तो पॉसिबल हो तो नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो कोशिश करेंगे हम इसको पीडीएफ वगैरह इसकी प्रोवाइड आपको करा दें। बट अगर आप नोट्स बनाओगे तो साथ साथ ये टॉपिक आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा, आपको बाद में रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जो जगह घेरे और जिसके अंदर मास हो। एग्जाम्पल आप ले सकते हो एयर, राइस, वाटर, चेयर, एक्सेट्रा। और जबकि अगर जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, लव हो गया, हेट हो गया, स्मेल हो गया, ये आपके मैटर में नहीं आ सकते, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, और ये ना तो स्पेस घेरते ना ही इनके अंदर मास होता है। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, जो हमारे शुरुआती जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे, क्लासिफाइड द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट। उन्होंने ये बोला था कि जो अर्थ है, जो हमारा जो बेसिक एलिमेंट है अर्थ के ऊपर, वो केवल पांच चीजों को मानते थे: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और इन्हीं को वो पंच तत्व कहते थे। यानी कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो पांच तत्वों से मिलके बना है। वो कौन थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और इन्हीं की वो पूजा भी करते थे, क्योंकि जीवन इन्हीं से पॉसिबल था। अब ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज क्लासिफाइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसके किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया? ये उसके फिजिकल स्टेट क्या है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब देखिए, अगर आप केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बात करोगे तो आपका सब्सटेंस एक प्योर हो सकता है जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में पाया जाता है, और मिक्सचर जब उसके अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन और वाटर, जैसे वाटर जो है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर बना है। लेकिन ऑक्सीजन को आप उसकी ओरिजिनल स्टेट में उसको प्योर सब्सटेंस आप बोल सकते हो, लेकिन अगर ये कंबाइंड हो जाएगा तो आपका ये H2O कहलाएगा। तो ये मिक्सचर हो गया एक तरीके से दो गैसेस का। जैसे आपका गोल्ड, Au, गोल्ड का जो सिंबल होता है Au, गोल्ड होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली जो गोल्ड हम एज ए ज्वेलरी में यूज करते हैं वो मिक्सचर होता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? मिक्सचर, क्योंकि उसमें एक दूसरा एलिमेंट भी मिक्स है। तो प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। अब जो देखो प्योर सब्सटेंस है ना, उसको भी दो पार्ट में बांट दिया इन्होंने, जो मिक्सचर है।
प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। हाँ, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है और कोई वो कंपाउंड भी हो सकता है। अब मिक्सचर को दो दो तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो कंप्लीटली आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि लेमनॉइड, जैसे नींबू पानी, उसमें आपने चीनी को मिलाया, जो चीनी है उसमें कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो ऐसे मिक्सचर को आप बोलोगे होमोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस होता है जिसको आप मिक्स करने के बाद अलग भी कर पाओ, जैसे कि ये पानी है, पानी में आपने छोटे छोटे पत्थर डाल दिए और बाद में अगर आप इसको पानी को और पत्थर को बाय हैंड पिकिंग पत्थर आप निकाल निकाल सकते हो हाथ से ही, तो ऐसे मिक्सचर को आप बोल दोगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। आई होप ये चीज समझ में आपको आई होगी। नेक्स्ट वन, देखिए जो फिजिकल नेचर होता है मैटर का, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, मतलब इतने छोटे होते हैं कि आप उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते, जितना आप छोटा इमेजिन कर सकते हो उससे भी कहीं गुना छोटे ये होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए पहली चीज तो बहुत ही टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरी चीज, दे हैव स्पेस, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि वो कंटिन्यूअसली जिगजैग डायरेक्शन में वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। या इवन अगर सॉलिड भी है ना, भाई सॉलिड में कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, लेकिन उनमें भी मूवमेंट होता रहता है, वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी से समझेंगे हम। टेक सम वाटर इन ए बीकर, एक बीकर में आप वाटर लीजिए एंड नोट इट्स लेवल, और इसका लेवल नोट कर लीजिए। डिसॉल्व सम सॉल्ट और सुगर इन इट, इसके अंदर सॉल्ट या शुगर डाल दीजिए। विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, उसको स्टेयर कीजिए, घुमाइए उसको। द सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर बट लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि अगर मैंने उसके अंदर सॉल्ट या शुगर मिलाया, क्या उसका लेवल बढ़ेगा? आंसर रहेगा नहीं बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज पार्टिकल ऑफ द वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द वाटर। हमने क्या बताया, जो पार्टिकल्स होता है उसके अंदर स्पेस होता है, और वो जो चीनी या नमक हमने मिलाया वो गया कहाँ पर, जो उसके अंदर स्पेस था पार्टिकल के अंदर वाटर के, वो उसके अंदर चला जाता है। दिस शो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हम ये शो कर सकते हैं। एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। देखिए होता क्या है, आप एक 100 ml का बीकर लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, उसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए 10 का, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। इसमें जब आप डालोगे तो इसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से 10 ml पानी ले, 10 ml इसका जो मिक्सचर है इसको लेना है और उसको 90 ml में मिलाना है, ये दोबारा 100 ml हो जाएगा। फिर दोबारा इसमें से 10 ml लेना है, फिर उसको 90 ml में मिला, यानी कि जो आपने 10 ml इसमें से निकाल रहे हो ना, यहाँ पर ये इस वाले में ओरिजिनल तो 90 ml था और आपने 10 ml और मिक्स कर दिया, तो ये हो जाता है आपका 100 ml। आप देख पा रहे होंगे जो कलर है डार्क पिंक था, ये लाइट पिंक होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि आपने मिक्स करने के बाद भी अगर दूसरे मिक्सचर में भी डाल ले तो उसके कलर को भी मिक्स कर पा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितना कितना छोटे छोटे लेवल पर ये इसके पार्टिकल्स होते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। डिसॉल्व 2 to 3 crystals of potassium permanganate, 100 ml of water in a beaker. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process 5 to 6 times. आपको 5 से 6 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। This show that a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particle in each crystal. एक छोटा सा क्रिस्टल लिया था लेकिन इसमें मिलियंस छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इससे प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। देखिए आपने करा क्या, टेक सम वाटर इन ए बीकर, एक बीकर में छोटा सा एक बीकर लीजिए एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और द रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर, मतलब डायरेक्टली नहीं डालना है, आप इसके कॉर्नर पर इसको डाल दीजिएगा।
और वो धीरे 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 जाएगा और एकदम स्पॉन्टेनियसली इसके अंदर ही मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू आवर्स, द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। जो इंक है वो पानी में थ्रू आउट द वाटर मिक्स हो जाएगी, एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वाटर एंड द इंक, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डेफिनेशन बन जाती है डिफ्यूजन का क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होता है दो या दो से ज्यादा मैटर का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अपने आप ही, क्योंकि इसमें आपने ना तो कोई इसको मिक्स करने की कोशिश की है, बस आपने यहाँ पर इसको जो एक इंक थी उसको छोड़ दिया था, बाद में ये अपने आप ही इसको मिक्स कर पा रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इसकी कैसे? एक एक्टिविटी है, ये एनसीईआरटी की है ये। टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. It is more easier to break the chalk. भाई तीन चीज ली आपने, नेल मीन्स कील ली, पीस ऑफ चॉक लिया, रबर लिया। सबसे आसान हमारे लिए तोड़ना जो रहेगा वो चॉक को रहेगा। लेस इजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन द आयरन नेल हेल्ड टुगेदर, उनके बीच में एक फोर्स होती है जो एक दूसरे को बांधे रखती है। उस फोर्स का नाम क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो कि सबसे ज्यादा है आयरन, आयरन जो नील था उसके अंदर, सबसे कम है आपका चौक के अंदर, क्योंकि वो इजिली ब्रेक हो गया। टुगेदर विद द ग्रेट फोर्स देन इन रबर बैंड और चौक। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं आप। दे आर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड और गैस। भाई अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हो, यही तीन स्टेट होती है, और बाकी इन तीन स्टेट्स को इंटर ये आपस में एक दूसरे में चेंज भी हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिक्विड है, लिक्विड वेपराइज होकर क्या बन सकता है? गैस बन सकता है। और गैस का डायरेक्ट, गैस का लिक्विड बन जाना कंडेंसेशन कहलाता है। वेपोराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन, गैस का लिक्विड बन जाना। अब गैस को अगर आप सॉलिड बना रहे हो अंडर हाई प्रेशर, तो वो आपका कहलाएगा डिपोजिशन। या फिर सॉलिड को विदाउट चेंजिंग इन गैस, आप विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, आप डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि अगर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस को आप बोलोगे सब्लिमेशन। क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? व्हेन वी कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब लिक्विड को आप फ्रीज करके सॉलिड कर सकते हो, या फिर सॉलिड को मेल्ट करके आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड, a solid is a substance is said to be solid, it possesses a definite volume and definite shape। देखिए जो सॉलिड होता है ना, सिंपल उसका ये ध्यान रखना है आपको, उसकी एक तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा और डेफिनेट शेप होगी। एग्जांपल अगर आप लेंगे, सुगर, रॉक, टेबल हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, जिस जिस चीज से वो मिलकर बना होता है, वो आपस में एक दूसरे से क्लोजली एक होल्ड करते हैं एक दूसरे को। एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि ज्यादा फ्रीडम जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसकी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है मूवमेंट की, एक ही जगह पर वो स्थिर रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। लिक्विड, A substance is said to be liquid, it possesses a definite volume। देखो डेफिनेट वॉल्यूम तो रहेगा। आपने एक पानी लिया एक बॉटल के अंदर, उस पानी को दूसरे किसी वेसल में कन्वर्ट डाल दिया, तो वॉल्यूम तो सेम रहा, बट नॉट डेफिनेट शेप। यानी कि लिक्विड जो होता है जिस शेप में डालोगे उसकी शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिया है तो रेक्टेंगल की शेप ले लेगा, किसी आपने सिलेंड्रिकल शेप में डाला तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा, बट शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहेगी। दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर पुट। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, मर्करी एंड एल्कोहल। मर्करी एक मेटल है, क्वेश्चन बनता है ये, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इट इज द ओनली मेटल दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ये गैस,
gaseous. A substance is said to be gas if it is neither possess a definite volume nor definite shape. ना तो उसकी definite volume होता है, ना ही definite shape होती है। ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंस को आप बोलेंगे गैस, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, एक्सेट्रा। In gaseous matter, the particles are far apart as compared to those present in solid and the liquid. देखिए हमने डिस्कस किया था ना कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं क्लोजली हेल्ड होते हैं, लिक्विड के थोड़ा सा स्पेस होता है, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं गैस में वो काफी दूरी पर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये इसके पार्टिकल्स हैं। एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट, उनका मूवमेंट बहुत ही इजी और फास्ट होता है। आप सोचिए कि जैसे एक फ्रेग्रेंस के लिए हम एक स्टिक लगाते हैं घर के अंदर, उसमें अगर आप उसको घर के किसी कॉर्नर में रख दो उसकी महक नहीं आ पाएगी आपको। तो जैसे ही आप उसको लिट करते हैं, उसको लाइट मतलब उसको किसी माचिस वगैरह से उसको जलाते हैं, तो उसकी जो महक है वो पूरे रूम में आपके फैल जाएगी, दूर तक आपको उसकी स्मेल आएगी। रीजन क्या है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर फ्री टू मूव और आपको इजीली पता लग जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, अब देखिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सॉलिड की, अब वन बाय वन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जो स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। जैसे कि एक ब्रिक है, जो पार्टिकल्स है ना, देखो इसके बीच में स्पेस जो है नेग्लिजिबल है, वाइब्रेट तो करेंगे अपनी पोजीशन पर, लेकिन ये इधर उधर फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, यानी कि जो फोर्स है पार्टिकल के अंदर वो कैसी है? वो मैक्सिमम है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, यानी कि आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ही कम मतलब लेवल पर कंप्रेस कर पाओगे। और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, यानी कि जल्दी से वो किसी में मिक्स भी नहीं हो पाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड्स। ऐसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड भाई हमने डिस्कस किया। लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर, मतलब जिसमें डालोगे उसकी शेप ले लेगा। स्पेस बिटवीन द स्पेस इज इंटरमीडिएट, मतलब स्पेस जो होता है ना, मतलब एक तरीके से मध्य मतलब मिडिल होता है कि ज्यादा भी नहीं कह सकते कम भी नहीं कह सकते। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, फोर्स भी जो है पार्टिकल के बीच में होती है वो भी इंटरमीडिएट होती है। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट एंड दे आर लेस कंप्रेसिबल। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा किसमें होगा एज कंपेयर टू सॉलिड? लिक्विड में। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। देखिए गैसेस दिख रहा होगा इसके, एक तो पार्टिकल के में स्पेस ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, कंप्रेस इसको कर सकते हो आप। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। गैस हैव नो डेफिनेट शेप नor or fixed volume. Gases occupy the whole space of the container. Space between the particle is maximum. The force of attraction between the particle is minimum. यानी कि जो फोर्स होती है वो मिनिमम होती है, तभी तो वो इधर उधर मूव कर पाते हैं। The movement of the particle is maximum और दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। जैसे कि एक सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी हम घर में यूज करते हैं उसमें कंप्रेस करके ही इतनी गैस को भर दिया जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होगा? आपका गैसेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बॉइलिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग? देखिए व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, अगर किसी लिक्विड को आप हीट करते हो, इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर, कि वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉईल। एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्प, आप किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा एंड चेंजेस इनटू द गैसियस, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फिनोमिना है, यानी कंप्लीटली उसको बॉईल कर रहा है कंप्लीट वाटर को, ऐसा नहीं कि एक लेयर को उसने पहले गर्म किया। व्हेन ए लिक्विड बॉईल द बल्क ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर, यानी कि जब व्हेन ए लिक्विड बॉईल द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और किसी भी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है?
100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में कन्वर्जन आता है, ये देख भी लीजिए, अगर 273 में 273 में अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। यानी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दो डिग्री सेल्सियस को, तो वो केल्विन में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है? देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 किलोग्राम लिक्विड को जितने भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंजेस 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैस। अगर आपके पास 1 kg ऑफ लिक्विड है, उसको कन्वर्ट किस में करना है? आपको गैस में कन्वर्ट करना है। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को क्या बोलेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। देखिए, ये ऐसे समझिए आपके सॉलिड है। अगर ये कोल्ड स्टेट में है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली हेल्ड होंगे। लेकिन जैसे ही आप इनको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, हीट देनी स्टार्ट करेंगे, तो उनके पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं हम। तो ये एक दूसरे दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। लिक्विड के केस में और ज्यादा हो जाएगा ये। अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स पे क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें ये पता लगता है। सब्लिमेशन क्या होता है? देखिए, द चेंजेस ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अगर आप डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो और गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे कि आपने देखा होगा नेफेथलीन की बोल्स होती हैं, जिनको हम जैसे अपने वार्डरोब वगैरह में रख देते हैं, जिससे स्मेल वगैरह नहीं होती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है खुद ही। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। वो सॉलिड स्टेट में होती है और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो उसके बीच की स्टेट लिक्विड होती है उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? सब्लिमेशन। इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड को अगर आप हीट करोगे, इट चेंज इनटू द वेपर। इफ द वेपर्स आर कूल्ड, इट चेंज इनटू द सॉलिड। वेपर को आप डायरेक्टली फिर सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। देखिए, व्हेन ए प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए गैस, पार्टिकल कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू द लिक्विड। अगर आप प्रेशर पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं एंड द गैसेस चेंजेस इनटू द लिक्विड। और वी कैन लिक्विफाई द गैसेस, और आप गैसेस को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। दो कंडीशन होती है। अगर आपको गैसेस को लिक्विफाइड करना है, गैस को आपको लिक्विड में बनाना है, तो आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जो कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आप कंप्रेस सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। The pressure is reduced, it changes directly into the gases without coming into the liquid state. So, solid carbon dioxide is known as dry ice। यानी जो solid carbon dioxide होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? dry ice। इस केस में क्या हुआ? प्रेशर को तो रिड्यूस कर दिया और उसको चेंज डायरेक्टली कर दिया गैस विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। Thus, when pressure is applied on gas, अगर हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं गैस के ऊपर, it compress to liquid, and when pressure is increased on liquid, तो क्या बन जाती है? ये सॉलिड स्टेट में आ जाती है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। Thus, if pressure is applied to a substance, it state changes। गैस से किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और लिक्विड से कन्वर्ट किसमें किया जा सकता है उसको? सॉलिड। ये इंटर कन्वर्जन हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल।
इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। इवोपरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन, द चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। क्वेश्चन आता है कि वो कैसा फिनोमिना है ये, तो ये एक सरफेस फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंजेस टू द वेपर स्टेट। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, जब आप उसको हीट प्रोवाइड कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, उनको इतनी इनफ एनर्जी मिल जाएगी, जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर। फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर, वो कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेंगे? द रेट ऑफ एवोपरेशन, इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया कितना है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। देखिए जो वेपर बन रही है, जो ये प्रोसेस हो रहा है इवेपोरेशन का, वो चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है, कि सरफेस एरिया पर, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर और विंड स्पीड पर। अगर आप इंक्रीज कर दोगे सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा? ये भी इंक्रीज हो जाएगा। आप एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल समझोगे, जैसे कि आपने किसी क्लॉथ को धोया, उसको आपने कम पानी में रखा, और उसको आपने क्या करा, उसका पानी निकालने के बाद उसने उसको आपने फोल्ड करके 2-3 बार फोल्ड किया और उसको एक किसी रस्सी पर टांग दिया, तो उसका जो पानी है ना, वेपर बनने में समय लगाएगा। लेकिन उसी 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 क्लॉथ को आपने क्या करा, फोल्ड ना करके डायरेक्टली उसको पूरा आपने सीधा किया और उसको तब डालोगे, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा, इस वाले केस में वेपर जो है जल्दी इवोपरेट हो जाएंगे और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो यानी कि जो सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, धूप में तो किसी कपड़े को सुखा दीजिए, वो जल्दी सूख जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, एयर में जितनी भी वो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। डिक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन, यानी कि सर्दी के समय थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो कपड़े सूखने में समय ज्यादा लगाते हैं। नेक्स्ट वन, इंक्रीज द विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो इवोपरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इसको अगर फैक्टर पूछे जाते हैं आपसे, तो आप एक कपड़े का एग्जांपल याद रखिएगा कि किस तरीके से वो हो सकता है, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी सूखा तो मतलब इवोपरेशन ज्यादा हो गया। स्पीड, विंड की स्पीड ज्यादा है तो जल्दी सूख जाएगा। तो इनको आपको रिलेट करके करोगे तो इसका आंसर दे पाए। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, देखिए जब हम वो ये फिनोमिना क्या होता है, इसमें हमें ठंडा क्यों लगता है? इवोपरेशन को कूलिंग फिनोमिना का क्या लेना देना है, इसको देख लेते हैं। व्हेन ए लिक्विड इवोपरेट्स, द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। देखिए होता क्या है, कोई भी चीज इवोपरेट कब होगी? जब वो अपने सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेगी और एवोपरेट हो जाएगी। सो द सराउंडिंग ऑफ द सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड। आपने देखा होगा जब गर्मी में पसीने ज्यादा आते हैं, तो क्या जब हवा लगती है तो हमें ठंडा फील होता है, उसमें भी यही है। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवोपरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट मेक्स द हॉट सरफेस कूल। गर्मी में देखा होगा कि भाई सर्दी में जैसे छत गर्म हो जाती है तो शाम को जाके हम उस पर पानी डालते हैं, तो उससे क्या होता है, वो इवोपरेट हो जाती है, वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऊपर उड़ जाती है, जबकि जो सरफेस रह जाता है वो ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग समर we sweat more because during the evaporation sweat absorb heat from our body, make the body cool। जो मैं अभी बता रहा था, तो हमारी बॉडी उससे क्या लगती है? कूल। wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorb sweat। एक तो वो स्वेट जो पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब करती है। when the sweat evaporate it absorb heat from our body and making the body cool। तो इसका कूलिंग का और इवेपोरेशन का ये रिलेशन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने लास्ट तक देखी है तो कमेंट कीजिएगा कि आगे इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि काफी ये समझिए आप 30 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। तो एज ए रिवीजन पर्पज के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और बाकी नोट्स वगैरह आप इससे बनाएंगे तो काफी हेल्पफुल आपके लिए वो
होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।